हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। और लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई खत्म किया था एट आर 12th लेक्चर। और अब हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को हम चालू करते हैं। देखो, अभी तक जिन चैप्टरों में हमें टाइम लगा है इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। 2 चैप्टर में बेस आपका बन रहा था। इस चैप्टर में आपको जो पहले हमने समझाया है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही लिंक कर रहे हैं चैप्टर, तो उसमें इतना टाइम लगेगा नहीं इन कंपेरिजन टू आवर प्रीवियस चैप्टर्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज, तो चलो इस चैप्टर को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। और हर चैप्टर को चालू करने से पहले हम एक चीज़ करते हैं। क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं सर? क्या करते हैं बताओ? नाचते हैं क्या? अरे भाई, नाचते नहीं हो, नाचोगे आप पेपर में जब आपके अच्छे नंबर आएंगे मुझसे पढ़ने के बाद, तब। ठीक है, नाचोगे तब। अभी रुक जाओ। ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए। सर कॉन्फिडेंस में आप इतना रहते हो ना। कॉन्फिडेंस ही एक चीज़ है जो होनी चाहिए इंसान के अंदर। नाम लिख देते हैं चैप्टर का, चार्ज ऑफ जीएसटी या फिर कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, ये हमारे चैप्टर का है नाम। सर चार्ज क्या होता है बताता हूँ भाई, रुक जाओ। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, कंसेप्ट नंबर 1 याद करो। क्या करते हैं? अरे जानते हैं भाई चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही चैप्टर को पढ़ना चालू कर देंगे। पहले पता तो लगे भाई क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। अरे सर पहले ही बता देते, कोई बात नहीं भाई। एक मिनट, ब्लैक से लिखते हैं ना। वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। क्यों पढ़ते हैं सर? बता रहा हूँ क्यों पढ़ते हैं भाई, रुको। तो देखो, हम ना 2 केस बनाया मैंने। एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी की बात करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे लिंक करेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बॉक्स चाहिए मुझे, बॉक्स में बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करूँगा। इस बार नोरा नहीं है, थोड़ी बिजी है नोरा अभी। ठीक है, नोरा थोड़ा काम में बिजी है, तो मैं किसी और को इनवाइट करूँगा, दैट इज़ हमारा प्यारा राज तुलारा। इसको ऊपर कर दूँ? हाँ ठीक है। मिस्टर डी, दैट इज़ डोरेमोन। कैसे बनाते हैं? ऐसे, ये 1 2, है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना। अरे ज़्यादा लंबी नाक बन गई, रुको एक सेकंड। सर मज़े करवा लो आप बच्चों से, है ना। अरे भाई छोड़ो, नाक का क्या करोगे? अरे भाई नहीं, बहुत बुरा बन रहा है। एक मिनट रुको। सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पिछली बार डोरेमोन ना अच्छा नहीं बना था। रुको सर, यही करवा लो आप। अरे भाई थोड़ी मज़े मज़े होने चाहिए पढ़ाई के साथ। हाँ, ये देखो। अब पहले से बेटर। अच्छा नहीं है, पहले से बेटर। हाँ ये हाँ बेटर, ठीक है। ये इसकी बेल, ये हाथ, डोरेमोन के पैर, है ना। हाँ ये रहा डोरेमोन, ठीक है। चलो जैसा भी है, आपके सर ने बनाया तो एक्सेप्ट कर लो इसको, है ना। सर या फिर भाई, भाई जो भी बोल लो, भाई दोस्त। ठीक है, ये नोबिता है, और यहाँ पर तुम मान लो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बस आप। ठीक है, मेरी बातें थोड़ी सी ध्यान से सुनना। डोरेमोन नोबिता को गुड सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल गुड्स या फिर सर्विस, तुम मतलब गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर रहा है डोरेमोन नोबिता को। ठीक है, और नोबिता बदले में क्या दे रहा है? नोबिता आम जिंदगी में क्या होता है? जैसे मान लो डोरेमोन अगर है सप्लायर, ये सप्लायर है, और नोबिता है रिसिपिएंट। ठीक है, और एज सप्लायर नोबिता को डोरेमोन गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और बदले में नोबिता सेल वैल्यू मतलब मनी आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स पे कर रहा है डोरेमोन को। मतलब सेल वैल्यू पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की सेल वैल्यू है और टैक्स है इस पर 20 रुपये, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो नोबिता है डोरेमोन को पे कर रहा है। ठीक है, टैक्स भी पे कर रहा है और साथ में सेल वैल्यू भी पे कर रहा है। ठीक है, 100 रुपये सेल वैल्यू और उस पर टैक्स 20 रुपये, दैट इज 20% अगर टैक्स, फॉर एग्जाम्पल, दिल पे मत लेना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ टैक्स का। ठीक है, वो भी पे कर रहा है डोरेमोन को नोबिता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, कंसिडरेशन। ठीक है, एक तरीके से। हाँ अब देखो, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर डोरेमोन ने गुड सर्विस सप्लाई की है नोबिता को, और नोबिता ने सेल वैल्यू आफ्टर टैक्स पे कर दिया। नोबिता ने सेल वैल्यू आफ्टर टैक्स पे कर दिया डोरेमोन को, इंक्लूडिंग टैक्स, सेल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा जनरली? अगर नोबिता ने टैक्स डोरेमोन को पे कर दिया तो डोरेमोन ही तो गवर्नमेंट को पे करेगा आम जिंदगी में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सोचने की क्या बात है, पता ही होगा बच्चों को। अब डोरेमोन टैक्स पे करेगा, टैक्स टू गवर्नमेंट 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये डोरेमोन गवर्नमेंट को पे करेगा। डोरेमोन गवर्नमेंट को पे करेगा। आम जिंदगी में क्या होता है? सप्लायर रिसिपिएंट से
टैक्स लेता है, मतलब रिसिपिएंट को बर्डन होता है टैक्स देने का, ठीक है, और रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट को पे करता है सप्लायर, गवर्नमेंट को पे करता है सप्लायर, ठीक है, टैक्स। ये होता है आम जिंदगी में, ठीक है, समझे आप? एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सप्लायर गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करेगा रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट सेल वैल्यू आफ्टर टैक्स देगा, ये टैक्स जाएगा सप्लायर के पास, और सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, पढ़ेंगे, मतलब जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सप्लायर को, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट होती है टैक्स को, टैक्स की गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी बाद में पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स में इसके बारे में। अल्टीमेटली आप ये समझो कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट को पे करना, गवर्नमेंट को पे करना, ठीक है। चलो खत्म, आगे बढ़ो। ये आम जिंदगी की बात थी, मैंने लिखा नहीं क्या आम जिंदगी, लिख देता हूँ, रुको एक मिनट रुकना। आम जिंदगी, हाँ, अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की, ठीक है, मेंटोस जिंदगी। ये पहला केस था हमारा, अब दूसरा केस मेंटोस जिंदगी। अभी आम जिंदगी थी, अब मेंटोस जिंदगी की बात करेंगे, जिसका काम हमें इस चैप्टर में है, ध्यान से सुनना, इसका काम, आम जिंदगी का काम चैप्टर में नहीं था, आम जिंदगी से लिंक करके दूसरा काम है जो चैप्टर में हमें ज़रूरत है जिसकी। चलो मेंटोस जिंदगी, हाँ, अब थोड़ा ना अपना कान और दिमाग खुला रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस चैप्टर में पूरा काम आएगा। चलो ब्लैक पेन, बहुत बढ़िया शाश्वत जी, हाँ चलो। अब डोरेमोन इतना अच्छा मैं दोबारा बना नहीं पाऊंगा, तो सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो वही, हाँ ये रहा, कॉपी, आ जाओ भाई डोरेमोन जी, पेस्ट, हाँ डोरेमोन यहाँ पे रखता हूँ। इस बार थोड़ा सा अलग हो रहा है, ध्यान से सुनना, डोरेमोन, ठीक है, नोबिता को भी उठा लो क्या? हाँ नोबिता को भी उठा लो सर, कॉपी, बीच में रख दो नोबिता को, हाँ ठीक है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसे ही बना देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, ये मेंटोस जिंदगी की बात कर रहा हूँ, मेंटोस जिंदगी की, कंसेप्ट ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है आपको समझ में आएगा अभी इस एग्जाम्पल से, तो ध्यान से सुनना, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, डोरेमोन है, डोरेमोन है, गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर रहा है, सप्लायर है डोरेमोन, ठीक है, और ये रिसिपिएंट है। गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर रहा है नोबिता को, गुड्स या फिर सर्विस, और बदले में मेंटोस जिंदगी में नोबिता 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 डोरेमोन को सेल वैल्यू दे रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऊपर क्या था, यहाँ पर ऊपर क्या था, देखो, यहाँ पर सेल वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पर सेल वैल्यू आफ्टर टैक्स था, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ सेल वैल्यू दी जा रही है, ये चीज़ नहीं दी जा रही, ये चीज़ नहीं दी जा रही, टैक्स नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो मतलब मेंटोस जिंदगी में नोबिता नोबिता डोरेमोन को सिर्फ सेल वैल्यू दे रहा है, डोरेमोन गुड सर्विस तो दे रहा है नोबिता को, लेकिन नोबिता बदले में डोरेमोन को सिर्फ सेल वैल्यू दे रहा है। और टैक्स कौन दे रहा है, टैक्स कौन दे रहा है, टैक्स इसमें लगेगा नहीं क्या सर? टैक्स लगेगा, इसमें इसमें भी लगेगा, मेंटोस जिंदगी में भी टैक्स लगता है, लेकिन मेंटोस जिंदगी में, मतलब कंसेप्ट ऑफ चार्ज में, कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, टैक्स रिसिपिएंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, टैक्स रिसिपिएंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। ये क्या है सर? बताता हूँ, रुको, पहले ये एग्जाम्पल सुनो। आपको क्या ये समझ में आया मैंने क्या बोला, कि मेंटोस जिंदगी में, मतलब रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, रुको एक मिनट, ठीक है, बताता हूँ। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, गुड सर्विस तो डोरेमोन दे रहा है नोबिता को, मतलब सप्लायर दे रहा है रिसिपिएंट को, लेकिन बदले में नोबिता सिर्फ सेल वैल्यू दे रहा है, सिर्फ सेल वैल्यू दे रहा है, सिर्फ सेल वैल्यू दे रहा है सप्लायर को, ठीक है, सिर्फ सेल वैल्यू दे रहा है, और जो टैक्स है ना, टैक्स टैक्स वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। सर ऐसा क्यों? नोबिता को क्या विश्वास नहीं डोरेमोन पे, कि डोरेमोन नोबिता का टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? क्या नोबिता को विश्वास नहीं है सर? अरे नोबिता के विश्वास से क्या होता है, गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है डोरेमोन पे, गवर्नमेंट को डोरेमोन पे विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट को लगता है कि नोबिता सही बंदा रहेगा जिससे मैं टैक्स इजीली कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव सोचो। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे, मैं इसमें थोड़ा टाइम लूंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि ये बिल्डिंग का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बिल्डिंग का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो, ऐसा क्यों होता है सर? क्या गवर्नमेंट को, मतलब रिवर्स चार्ज की जरूरत ही क्या पड़ी? ये आम जिंदगी सही तो चल रही थी सर, एक बात बताओ, आम जिंदगी सही तो चल रही थी कि ये सप्लायर
सप्लायर गुड सर्विस सप्लाई कर रहा है, बदले में रिसिपिएंट सेल वैल्यू आफ्टर टैक्स दे रहा है, टैक्स इस सप्लायर को मिल रहा है, और बाद में रिसिपिएंट से टैक्स लेने के बाद सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर देता है, जीएसटी पोर्टल से गवर्नमेंट को पे कर देता है। सही तो चल रहा था सर ये। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत बताता हूँ आपको। मान लो आप गवर्नमेंट हो, ठीक है। अभी सोचो आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, मान लो। अब एक बात बताओ मुझे, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ठीक है। ये पेन मैं नीचे रख रहा हूँ अभी। अभी आपकी और मेरी बात हो रही है बस, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक मिनट रुको। हाँ, अब सुनो। हाँ, अब सुनो। मान लो आप, एक मिनट इसको ज़रा, हाँ ठीक है। अब आप इधर देखो, बस बड़ा कर दिया मैंने अपनी वीडियो को। आप गवर्नमेंट हो, मैं कौन हूँ? मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ठीक है। और कोई कंपनी है जिसको मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, कोई कंपनी है, मैं सर्विस दे रहा हूँ। आप गवर्नमेंट हो, मैंने क्या बोला, आप गवर्नमेंट हो। अब ये बताओ, मैंने किसी कंपनी को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस दी, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी सर्विस दे दी फॉर एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मतलब मैंने जीएसटी में रजिस्टर नहीं किया हुआ है। मैंने जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं किया हुआ है भाई, ठीक है। अगर मैंने जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं किया हुआ, तो मैं टैक्स गवर्नमेंट को पे कैसे करूंगा? एक बात बताओ, दिमाग की बत्ती जली, अब गवर्नमेंट हो। हाँ, तो ज़्यादा इजी टैक्स कलेक्ट करना किससे है आपके हिसाब से? अभी मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे से टैक्स कलेक्ट करना इजी है, जीएसटी कलेक्ट करना, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से कलेक्ट करना इजी है मेरे बिहाफ पर? कि जो सर्विस मैंने बॉडी कॉर्पोरेट को दी, उस सर्विस पर बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर दे, मुझे पे करने के बजाय, क्योंकि मैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं कैसे पे करूंगा? मैं तो रख लूंगा जेब में अपने, पता नहीं लग रहा गवर्नमेंट को। टैक्स की चोरी हुई ना एक तरीके से, समझे? वैसे चोरी, हाँ ठीक है, चोरी ओके। तो देखो, समझे आप, गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आपने सोचा, तब आपको समझ में आया कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है मेरी तरह, और मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी सर्विस, उस केस में अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो वो तो मुझे टैक्स देगा ही नहीं, राइट? तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा कैसे? तो आप ये देखोगे कि किस बंदे से, सप्लायर से या रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा इजी है। गवर्नमेंट ये देखेगी किस बंदे से, सप्लायर से या फिर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा इजी है। अगर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा इजी है गवर्नमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल इधर बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल जो मैंने लिया, ऐसा कोई केस नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर बॉडी कॉर्पोरेट रिसिपिएंट थी, अगर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा ईजी है, तो गवर्नमेंट रिसिपिएंट पे बर्डन डाल देगा कि भाई तुम ही मुझे टैक्स पे कर दो। तुम शाश्वत को, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको टैक्स मत दो, तुम टैक्स डायरेक्टली मुझे पे कर दो अंडर रिवर्स चार्ज। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब वीडियो को मैं छोटी कर रहा हूँ, चलो। हाँ, समझे मेरी बात, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। जब मैंने आपको गवर्नमेंट के कटघरे में खड़ा किया, तब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इस चीज़ को सोच रहे हो, तो आपको लगेगा यार क्या है ये, क्यों फालतू के हमारे कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि किस तरीके से टैक्स की चोरी हो सकती थी, किस तरीके से टैक्स गवर्नमेंट को कम पहुंच सकता था अलग अलग केसेस में। तो अब आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना, अभी आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मत सोचना, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए। चलो, आप ये देखना, टैक्स कलेक्ट करना किससे ईजी है, ज़्यादा ईजी किससे है, रिसिपिएंट से कि सप्लायर से? रिसिपिएंट से है तो रिवर्स चार्ज लगा दो भाई, तुम्हारी लाइबिलिटी है रिसिपिएंट टैक्स पे करने की मुझे, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे, इससे ज़्यादा टाइम मैं इंट्रोडक्शन पे नहीं लूँगा। रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं अब। कंसेप्ट नंबर 2, ये कंसेप्ट नंबर 1 था, वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आ जाओ, एक लाइन बना दो। ब्लैक पे नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, मीनिंग ऑफ रिवर्स चार्ज, दैट इज आरसीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटी, एक मिनट सॉरी, टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट, मैं बोला ना उस पर, वाओ बहुत बढ़िया सर, आपको स्पेलिंग ही नहीं आती, माफ़ करो भाई, जल्दबाजी में हो गया। वही मैं सोच रहा हूँ मैंने ऊपर गलत लिखी है। हाँ, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ। दोबारा पढ़ रहा हूँ, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ
ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों, अंडर सेक्शन 9(3) इसके बारे में पढ़ेंगे अभी बाद में, और 9(4), ठीक है, ऑफ CGST एक्ट है, ये CGST एक्ट का सेक्शन है, और IGST का 5(3) और 5(4) बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। अभी बस आप इतना पार्ट पढ़ो, इतना पार्ट ये रेलिवेंट है मेन आपका, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, बताऊंगा। हाँ, मीनिंग ऑफ रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने नोबिता पे डाल दी, लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने नोबिता पे डाल दी जो कि रिसिपिएंट है ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर, इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। समझे मेरी बात? रिवर्स चार्ज में क्या होता है, लाइबिलिटी नोबिता पे आ जाती है, लाइबिलिटी नोबिता पे आ जाती है जो कि रिसिपिएंट है, जो कि रिसिपिएंट है, इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। समझे आप रिवर्स चार्ज में क्या होता है? इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है समझाने की नीड नहीं है, फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन, मैं एसएप आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। एक सेकंड रुकना, लग रहा है आँख में कुछ चला गया, एक सेकंड। क्या है? फाइन। हाँ, तो अब हम कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 का ही पार्ट है ये जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। हम हमने केस नंबर 1 केस नंबर 2 पढ़ा, ये केस नंबर 1 है ना। केस नंबर 1 है फॉरवर्ड चार्ज का। देखो, फॉरवर्ड चार्ज मतलब कि सप्लायर ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है, सप्लायर ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है। और रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, मतलब एक्चुअल में सप्लायर को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊनो रिवर्स हो गया, ऊनो रिवर्स हो गया। रील देखते हो ना आप, ऊनो रिवर्स जो कमेंट सेक्शन में आजकल होता है, मतलब अजीब अजीब से, मतलब ऊनो रिवर्स हो गया यहाँ पे एक तरीके से। मैं थोड़ा फन वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी एक्चुअल में सप्लायर की होनी चाहिए, लेकिन रिसिपिएंट की गवर्नमेंट ने डाल दी कि ले बेटा तू ही पे करेगा, अब तू ही पे करेगा, अब हमें तुम पे ज़्यादा भरोसा है, हमें सप्लायर पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तू हमारा अपना है, सप्लायर हमारा पराया है, सप्लायर पे हमें इतना भरोसा नहीं है जितना हमें तुम पे भरोसा है। तुम्हारे लिए प्राउड की बात है, गवर्नमेंट ऐसे कह रही है, ठीक है, रिसिपिएंट को। तो जब रिसिपिएंट पे लाइबिलिटी आती है तब रिवर्स चार्ज होता है, जब सप्लायर पे लाइबिलिटी आती है तब फॉरवर्ड चार्ज होता है, क्योंकि तो आम जिंदगी है, आम जिंदगी में वैसे ही चलता है फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन मेंटोस जिंदगी में रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट पर लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हम केसेस से समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ पर्टिकुलर्स। केस 1 जो कि है फॉरवर्ड चार्ज का, FC लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज को। केस 2 जो कि है रिवर्स चार्ज का, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब RCM मैकेनिज्म ऐड कर दिया मैंने। हाँ, अब देखो इस पर एक लाइन बना दूँ मैं, हाँ ठीक है, लाइन बना दो। ठीक है, चलो। बढ़िया। देखो, लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसका है? देखो, लाइबिलिटी टू पे टैक्स किसका है, जब मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब अल्टीमेटली हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था, हमने जब पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू GST पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, लाइबिलिटी किसकी है इनडायरेक्ट टैक्स को पे करने की, रिसिपिएंट की है हमेशा। यहाँ पर भी दोनों केस में देखो, दोनों केस में, इस केस में भी अल्टीमेटली नोबिता टैक्स पे कर रहा है सप्लायर को, फिर सप्लायर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और सेकंड केस में भी नोबिता डायरेक्टली पे कर रहा है गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली तो नोबिता ही पे कर रहा है ना दोनों केस में, अल्टीमेटली तो नोबिता ही पे कर रहा है, दैट इज रिसिपिएंट पे कर रहा है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी है, रिसिपिएंट की है टैक्स पे करने की हमेशा, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी जनरल पब्लिक की होती है, रिसिपिएंट की होती है, सप्लायर की नहीं होती। सप्लायर की लाइबिलिटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन बोथ द केसेस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज विल बी ऑन द रिसिपिएंट, दैट इज नोबिता, ठीक है, रिसिपिएंट। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर लाइबिलिटी टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करता है, डोरेमोन, दैट इज सप्लायर,
नोबिता से कलेक्ट करके डोरेमोन गवर्नमेंट को पे कर रहा है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज सप्लायर। और यहाँ पर नोबिता डायरेक्टली पे कर रहा है रिवर्स चार्ज में, नोबिता गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है, गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, टैक्स पे करने की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट। ठीक है, अब देखो ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, ये कोई पेपर में मतलब आएगा नहीं ऐसे कि तुम डिफरेंस बता दो, ये अंडरस्टैंडिंग है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, रुको, पता कि लर्न करने बैठ जाओ अब। हाँ चलो, कंप्लाइंस, कंप्लाइंस बर्डन। देखो कंप्लाइंस बर्डन का मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, सप्लायर या रिसिपिएंट, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, उसको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए उसको कंप्लाइंस करना पड़ेगा। कंप्लाइंस इन द सेंस उसको जीएसटी पोर्टल में एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कंप्लाइंस करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो जो पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, उसी को तो कंप्लाइंस करना पड़ेगा। तो केस नंबर 1, फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे कर रहा है गवर्नमेंट को, डोरेमोन पे कर रहा है, तो डोरेमोन को कंप्लाइंस करना पड़ेगा जीएसटी मैकेनिज्म का, राइट। डोरेमोन को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले केस में फॉरवर्ड चार्ज में कंप्लाइंस मैकेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी डोरेमोन की है, सप्लायर की है। और दूसरे केस में डोरेमोन की जगह नोबिता पे कर रहा है, डोरेमोन की जगह नोबिता पे कर रहा है। तो कंप्लाइंस मैकेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जीएसटी पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा, नोबिता पे करेगा, दैट इज रिसिपिएंट। ठीक है जी, अब आगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन किसको लेनी पड़ेगी, कंपलसरी। देखो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए ना आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी जीएसटी में, ठीक है। और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी इन केस नंबर 1, इन केस नंबर 1 सप्लायर। लेकिन रिवर्स चार्ज में अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी है ना, अनरजिस्टर्ड भी है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं, कुछ एज पर सेक्शन 9(3) बताऊंगा आपको आगे समझाऊंगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं कि इन पर रिवर्स चार्ज ही लगेगा, मतलब इन पे टैक्स रिसिपिएंट को ही देना है, सप्लायर को नहीं देना। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किया हुआ है। उस केस में अगर रिसिपिएंट यानी कि नोबिता अनरजिस्टर्ड भी है ना, तो नोबिता की ऐसी तैसी मार दी जाएगी, उसको ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर फॉर एग्जांपल रिसिपिएंट रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, तो कंप्लाइंस मैकेनिज्म तो उसको करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आरसीएम की बात हो रही है तो रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ आरसीएम जब रिसिपिएंट को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है तो रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन भी लेनी पड़ेगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो तब तो ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो तब उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रिसिपिएंट रजिस्ट्रेशन किसको लेनी पड़ेगी, रिसिपिएंट को। इस पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब अगला टैक्स इनवॉइस, एक मिनट रुकना, इसको जरा हटाऊं, दूर करो इसको, एक मिनट रुको, ये क्या हुआ, मैंने इसको निकाल दिया था। हाँ अब ठीक है। टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस किसको बनाना है, टैक्स इनवॉइस किसको बनाना है, सप्लायर इफ रजिस्टर्ड। देखो भाई, अगर अगर फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है कि सप्लायर को टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, उस केस में तो सप्लायर ही बनाएगा भाई, सप्लायर ही बनाएगा ना। तो सप्लायर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही बनाएगा, खत्म, समझाने की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, रिवर्स चार्ज की बात हो रही है तो रिसिपिएंट को सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सेल्फ टैक्स इनवॉइस। ठीक है जी, और यहां पर एक चीज और लिखूंगा मैं, ऊपर जो मैंने बात बोली थी अनरजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए, सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है,
रिसिपिएंट को। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो, रजिस्टर्ड है तो कोई बात ही नहीं है, रजिस्टर्ड है तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है और आरसीएम का केस उस पर अप्लाई हो रहा है रिसिपिएंट पर, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और सेल्फ टैक्स इनवॉइस बनाएगा रिसिपिएंट, और सप्लायर तो बनाएगा ही भाई इनवॉइस। ओके, कोई पूछने की बात ही नहीं, अगर रजिस्टर्ड है तो बनाना ही पड़ेगा उसको, है ना। चलो इस पे अब अगला मैं बताता हूँ आईटीसी पे, आईटीसी का आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा लाइन लंबी कर दूँ पहले, हाँ रुको, ये रुको इतनी ही रखता हूँ लाइन, रुको, हाँ ठीक है। आगे ना मुझे कुछ और काम है। आईटीसी, आईटीसी किसको मिलेगा, आईटीसी किसको मिलेगा, आईटीसी तो रिसिपिएंट को ही मिलेगा ना यार, आप समझे। आईटीसी रिसिपिएंट को मिलेगा, मतलब सॉरी, लिख देता हूँ पहले, अरे दोबारा गलत लिख रहा हूँ। हाँ रिसिपिएंट को मिलेगा। देखो अल्टीमेटली नोबिता सामान खरीद रहा है, सामान खरीद रहा है, जब नोबिता सामान खरीद रहा है दैट इज इनपुट, दैट इज इनपुट, ठीक है। और उस इनपुट पे जो सप्लायर से नोबिता खरीद रहा है उस पर जो टैक्स है उसका आईटीसी तो मिलेगा ना नोबिता को, मतलब रिसिपिएंट को ही तो मिलेगा। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था ये, रिसिपिएंट को आईटीसी मिलता है इनपुट पर, मतलब डोरेमोन से जो भी नोबिता परचेज कर रहा है और उस पर जो भी टैक्स दे रहा है वो आईटीसी होगा नोबिता का, ठीक है, रिसिपिएंट का। फॉरवर्ड चार्ज में भी नोबिता को ही आईटीसी मिलेगा और रिवर्स चार्ज में भी नोबिता को ही आईटीसी मिलेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में मिलने का एक मैकेनिज्म है, अलग मैकेनिज्म है। फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टली मिल जाएगा नोबिता को, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके रिटर्न में, ठीक है। और यहाँ पर जब रिवर्स चार्ज की बात हो रही है तो उस केस में पहले नोबिता को फर्स्टली टैक्स पे करना पड़ेगा, पे टैक्स टू गवर्नमेंट। पहला केस आईटीसी लेने के लिए पहले नोबिता को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर रजिस्टर्ड नहीं है पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, फिर उसके बाद सेकंड अवेल आईटीसी, आईटीसी फॉर सच पेमेंट, ठीक है। हाँ जी, समझे। हाँ रुको, इसको लाइन हल्की सी और लंबी करके इसको बंद कर रहा हूँ। मुझे ना इसमें आपको कुछ समझाना है ज़रा, आईटीसी वाले मैकेनिज्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो आउटपुट है, आउटपुट है 100, आउटपुट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टैक्स की। आउटपुट टैक्स है 100 और इनपुट है लेस इनपुट 50 रुपये। तो नेट जीएसटी पेबल क्या आया, नेट जीएसटी पेबल 50, ठीक है। गवर्नमेंट को ये पे करना है, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में यही होता है ना। चलो उसके बाद अब रिवर्स चार्ज की बात कर रहा हूँ। रिवर्स चार्ज में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना रिवर्स चार्ज में, ठीक है। आउटपुट मान लो 90 है, फॉर एग्जांपल आउटपुट 90 है और फॉरवर्ड चार्ज 90 फॉरवर्ड चार्ज का है, ठीक है। एक मिनट, एफसी का 90 है, ठीक है। और गवर्नमेंट को अगर रिवर्स चार्ज में नोबिता, अगर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ रही है नोबिता पे दैट इज सप्लायर पे, तो उसको गवर्नमेंट को पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट को पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस पेबल अंडर आरसीएम 10 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये मान लो अभी, ठीक है, 10 रुपये। या ऊपर हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, 80 रुपये लिया था क्या। तो एक काम करो, एक काम करो, रुको ऊपर वाले से लिंक करते हैं, नहीं तो बच्चे थोड़ा, है ना। 80 कर दो इसको, ठीक है। मतलब आउटपुट फॉरवर्ड चार्ज का है 80 और पेबल है अंडर रिवर्स चार्ज 20, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो यहाँ पर 100 रुपये क्या आ गया, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट एक तरीके से आ गया, नॉट नाउ, एक मिनट, हाँ टोटल आउटपुट आ गया। और इसके बाद अब इनपुट क्लेम कर सकता है, अब इनपुट क्लेम कर सकता है। देखो पहली वाली केस नोबिता ने फुलफिल कर दी, सप्लायर ने, रिसिपिएंट ने फुलफिल कर दी। पहले टैक्स पे करना था रिवर्स चार्ज में आईटीसी लेने के लिए, तो यहाँ पर टैक्स पे कर दिया गया, रिसिपिएंट के द्वारा टैक्स पे कर दिया गया 20 रुपये, ठीक है। टोटल आउटपुट ये आ गया, एक तरीके से टोटल आउटपुट ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस कर दो इनपुट, माइनस कर दो इनपुट, ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ या ब्लैक से करता हूँ, माइनस इनपुट। और इनपुट में
फॉर एग्जाम्पल ये 50 है ना, 50 यहाँ पे, तो यहाँ पर 30 + 20, 20 रुपये रिवर्स चार्ज वाला ITC, 20 रुपये रिवर्स चार्ज वाला ITC लिख देता हूँ यार, RCM ITC, ठीक है जी, 20 रुपये रिवर्स चार्ज वाला ITC है, याद रखना। ओके, हाँ, और 30 रुपये फॉरवर्ड चार्ज वाला, 30 रुपये फॉरवर्ड चार्ज वाला ITC है। ओके, तो यहाँ पर नेट GST पेबल क्या आएगा, नेट GST पेबल क्या आएगा, 50 रुपये यहाँ पर भी। तो मतलब देखो अल्टीमेटली नेट GST पेबल दोनों जगह सेम आ रहा है, बस फर्क इतना है, अगर रिवर्स चार्ज में आ जाता है, अगर रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट की लायबिलिटी आ जाती है, तो पहले उसको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पहले उसको खुद टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और फिर जो उसने टैक्स पे किया है उसी टैक्स पर उसको ITC मिल जाएगा, उसी टैक्स पर उसको ITC मिल जाएगा। मतलब अगर 10 रुपये रिसिपेंट ने अंडर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट को पे करे हैं, तो उसी 10 रुपये का उसको ITC मिल जाएगा, उसी 10 रुपये का उसको ITC मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा 20 रुपये गवर्नमेंट को पे करे हैं अंडर रिवर्स चार्ज और 20 रुपये का ITC मिल गया, और बाकी फॉरवर्ड चार्ज पे तो मिल ही रहा है, फॉरवर्ड चार्ज पे तो मिल ही रहा है। अल्टीमेटली नेट जो GST पेबल है वो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों जगह सेम ही आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है, सेम ही आएगी। मतलब अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता, फॉरवर्ड चार्ज होता अंडर सेम केस, तो भी सेम ही नेट GST पेबल आता, फर्क नहीं आता मोटा मोटी, ठीक है। चलो, ये आपको समझाना चाह रहा था, थोड़ा आपका दिमाग खोलना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने टाइम लगाया थोड़ा। बॉक्स में इसको बंद कर देता हूँ। हाँ चलो, इसको ना मैंने थोड़ा गलत लिखा है इसको, ठीक है। चलो ये हो गया। अब सुनो, अब सुनो, हम सेक्शन 9(3) और 9(4) के बारे में जानते हैं, 9(3) और 9(4) के बारे में जानते हैं, जो हमने यहाँ देखा था कि हमें क्या करना है, ठीक है। आ जाओ, 9(3) और 9(4) के बारे में जानते हैं। इसको नीचे कर देता हूँ, है ना, ये कंसेप्ट 2 का ही पार्ट है अभी भी। एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो मैं लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो मैं लिख रहा हूँ। नाइन थ्री, 9(4), हाँ जी। 9(3) में क्या होता है, 9(3) का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस को नोटिफाई किया हुआ है कि इन पर तो भाई रिवर्स चार्ज ही लगेगा। कुछ सोच के गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा ईजी है। 9(3) उसकी बात करता है, जो गवर्नमेंट ने केस नोटिफाई किए हुए हैं कि इन पर तो रिवर्स चार्ज ही लगेगा। तो लिख रहा हूँ मैं, समझो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, notified by government on a recommendation of GST काउंसिल, ठीक है। अगला 9(4) में क्या होता है, 9(4) में क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप, मैंने जो एग्जांपल लिया था अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आप गुड्स या सर्विस ले रहे हो, तो उस पर 9(4) बात करता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया था, वो एक्चुअल में RCM का केस नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया था, जो मैंने बोलता ना आप गवर्नमेंट हो, वो एग्जांपल था ऐसी। उसको दिमाग से निकाल दो, आपको समझाने के लिए, दिमाग की आपकी बत्ती जलाने के लिए, मेंटोस ज़िंदगी में आपको लाने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। चलो यहाँ पर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स या फिर सर्विस और बोथ बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, UR लिख रहा हूँ अनरजिस्टर्ड को, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, मतलब कुछ केसेस गवर्नमेंट ने ऐसे भी दिए हुए हैं कि अगर कोई टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, मतलब जिस पर GST लगता है, मतलब जिन गुड्स और सर्विस पर GST लगता है, अगर उन गुड्स और सर्विस को किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया जा रहा है, तो लाइबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पे आ जाएगी, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी है। देखो बीकॉम लेवल पर ना, बीकॉम लेवल पर जो इंपॉर्टेंट है ना, एक मिनट, लेजर पेन कहाँ इधर है, वो ये है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीकॉम लेवल पर, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीकॉम लेवल पर। हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा दूंगा, थोड़ा बहुत ये समझा दूंगा ऊपर ऊपर से, ठीक है। ये पढ़ना है। और 9(3) में गुड्स के भी केसेस है और सर्विस के भी केस है।
जो बीकॉम ऑनर्स पे रेलेवेंट हम पढ़ेंगे वो सर्विस के केस पढ़ेंगे, रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट है बीकॉम ऑनर्स के हिसाब से। गुड्स के भी आपको बताऊंगा थोड़े, ठीक है, गुड्स के भी बताऊंगा, ज़्यादा है नहीं, सर्विस के ही मेन इंपॉर्टेंट है फॉर बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, या फिर आप बीबीए ले लो, ठीक है। मैं बीकॉम ऑनर्स इसलिए बोलता हूँ यार, मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है, और मैं बीकॉम ऑनर्स मैंने खुद किया हुआ, इसलिए बोल देता हूँ बीकॉम ऑनर्स। तो ये मत समझना कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए ये लेक्चर्स है, ऐसा नहीं है। ओके, चलो। सर डिस्क्रिमिनेशन करते हो वैसे भूल के, क्या करूँ भाई। अब कंसेप्ट नंबर 3 पे आ गए हम, ठीक है, एक लाइन बना देता हूँ। हाँ, कल से हम केसेस चालू करेंगे आरसीएम के। एक्चुअल में कौन से केसेस 9(3) के हिसाब से गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए ऑफ सर्विस, ठीक है। आज हमने समझ लिया चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कल आपको दिक्कत नहीं आएगी अब कोई। 9(3) सेक्शन 9(3) आरसीएम इज नोटिफाइड, आरसीएम की नोटिफाइड केसेस है। गुड्स का है और सर्विस का है। हम पहले ये पढ़ेंगे, और बीकॉम ऑनर्स में भी ज़्यादा रेलिवेंट सर्विस ही है। 9(3) में देखो यहाँ पर क्या बात की थी हमने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। गवर्नमेंट ने गुड्स के भी नोटिफाई की है, सर्विस के भी नोटिफाई की है। सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीकॉम ऑनर्स के पर्पस के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस के केसेस, ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आपको ये बता दूंगा, ठीक है। और देखो, कल से हम चालू करेंगे सर्विस के केसेस, सर्विस 1, 2, 3 जितने नोटिफाइड केसेस है वो सारे हम पढ़ेंगे, जल्दी हो जाएगा। अब मेन इसमें टाइम लगना था जो मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम केस नंबर 2 से चालू करेंगे। केस नंबर 1 है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले केस नंबर 2 से चालू करेंगे, ऑफ इंडिविजुअल गिविंग लीगल सर्विस, इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट गिविंग लीगल सर्विस, ठीक है, टू बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी, देन पर्सन लायबल टू पे टैक्सेस बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ऊपर से गया है, कोई बात नहीं, कल हमको समझाऊंगा। और वैसे अब जो ज़्यादा जान लगनी थी ना चैप्टर में वो लग चुकी है यहाँ पर। अब ये चैप्टर में कुछ दम बचा नहीं है बहुत, अब नीश पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, सिर्फ वो केसेस बचे हैं, और बहुत इजी केसेस है। आपको उन केसेस को लर्न नहीं करना, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उन केसेस को आपको बस समझना है, बस समझ के पेपर में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिखना है, बस खत्म, ठीक है। थोड़े बहुत कीवर्ड्स यहाँ पे जान लगनी थी, इसको रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में कि रिवर्स चार्ज में क्या मतलब है, कौन किसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, आईटीसी किसको मिलता है, कैसे मिलता है, 9(3) में क्या पढ़ना है, 9(4) में क्या पढ़ना है। मेन 9(3) ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब कल से हम चालू करेंगे केसेस ऑफ रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस एज पर सेक्शन 9(3) ऑफ CGST एक्ट ऑफ GST ऑफ। तो हम यहाँ पे चालू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। हम चालू करेंगे आगे का पोर्शन। आज मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग था, कल मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, कल टाइम लगेगा इतना, कल बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय।